Well, in this video, we are going to revise the chapter vector quickly for the competitive examination. हम सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पास देखिए यदि ए वेक्टर है और ये कोई वेक्टर बी वेक्टर है और आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड से दिया जाएगा. दिस आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अब इस समय क्या है कि इसमें ये जो वेक्टर है इसमें दो इन्फॉर्मेशन हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है. यदि हम इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज गिवन बाय द फार्मूला आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. सो ये रहा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर दैट इज थीटा. और यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विद फर्स्ट वेक्टर देन इट इज tan अल्फा. दिस इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा. राइट, तो ये रहा वो अल्फा. दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर. राइट, सो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस होंगे. यदि फॉर एग्जांपल यहाँ आप करिए इफ़ ए इज इक्वल टू बी, यदि ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो जाएगा तो आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे. आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा. ये आपके पास आ जाएगा 2a² कॉमन आ जाएगा यहाँ. दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा. 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा बाई 2. जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे वी विल हैव एट द एंड कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2a cos theta by 2. ओके, सो विद दिस वे वी विल फाइंड दैट रिजल्टेंट इन द न्यू शेप. आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a cos theta by 2 इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b. और यहाँ इस तरीके से आप tan अल्फा में यह सब्सटीट्यूट कर सकते हो. तो एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर इज अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2. ओके, अब हम इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी रिजल्टेंट की कब होगी और मिनिमम कब होगी ज़रा इसके ऊपर भी बात करते हैं. तो यहाँ देखिए ज़रा हमारे पास क्या होने वाला है. ये रहा हमारा डायग्राम सेम. यदि एंगल ये थीटा 0 डिग्री हो जाए तो एंगल थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है कि जो पहला वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा और जो बी वेक्टर है वो इस लाइन के ऊपर आ जाएगा. मीन्स ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन. तो ये कैसे होने वाला है देखिए, यदि हमारे पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो आप यहाँ cos 0 1 होता है और आपके पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा a प्लस बी ओनली. राइट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होने का मतलब क्या है कि आपका जो ए वेक्टर है दैट पॉइंट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बट बी वेक्टर पॉइंट्स अलोंग अपोजिट टू दिस. सो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर हो जाएगा. यदि मान लो ए वेक्टर बाई एक्सिस की ओर है तो बी वेक्टर माइनस बाई एक्सिस की ओर हो जाएगा. सो वाइस वर्सा ऐसे ही चलेगा. और इस समय पर आप यदि वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में तो आप ये पाएंगे कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट क्या होगी दिस इज ए माइनस बी. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. अब हम आगे लिए चलते हैं अपने डिस्कशन को कि दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं. ये देखिए हमारे पास आएगा एक वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है. और हमने अभी तक पढ़ा है कि यदि हम यहाँ इसको बी वेक्टर यहाँ मार्क कर देते हैं, ये बी वेक्टर हो गया. यहाँ इस समय क्या होगा, रिजल्टेंट ऐसे होगा जो हमने अभी तक स्टडी किया है आर वेक्टर. बट यदि हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली वेक्टर्स में एडिशन ही होती है, सब्ट्रैक्शन नहीं होती. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो वेक्टर बी है इसको हम रिवर्ट कर देंगे इस डायरेक्शन में. तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर. अब आप देखिए ये होगा टेल, ये हेड, यहाँ ये टेल बी वेक्टर का और यहाँ ये हेड. आप हेड को इसके साथ मिला दीजिए, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर यूजिंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. एट द एंड आपके पास बचेगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. यदि आपने इसके भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन को अलग करना हो तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा.
एंड tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कॉस थीटा। यहाँ भी आप स्पेशल केसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन व्हाट विल हैपन, हमारे पास आ जाएगा जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट विल देन बी हैव दिस इज 2a साइन थीटा बाई 2, राइट। और इसमें हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे दैट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ शॉर्टली क्लियर टू यू। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि यदि आपको कंपोनेंट्स में वेक्टर्स को सॉल्व करना है, ये देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए 3D वेक्टर, एक वेक्टर जो है उसको उसके कंपोनेंट में ऐसे लिखा जाता है ए एक्स ऑफ आई कैप, ए बाई ऑफ जे कैप एंड ए जेड ऑफ के कैप। के डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ से आप कॉस एल्फा डिफाइन करना चाहते हैं। कॉस एल्फा दिस इज द एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस विद द वेक्टर ए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। ये देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो दिस इज व्हाट द वेक्टर ए वेक्टर इज। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल cos alpha. So this is the angle made by vector A with x axis। और इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा cos बीटा, वेक्टर A जब बाई एक्सिस के साथ बनाएगा दिस एंगल इज बीटा, एंड व्हेन vector A will make some angle with the z axis that is called cos gamma, right? So cos alpha is equal to ax upon a and cos beta is equal to a by upon a and cos gamma is equal to a z upon a, right? तो यहाँ लिखा है जैसे कि a x upon a x component और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड। और इस रेशो को आप डायरेक्शन कोसाइन एल ले सकते हैं। और कॉस बीटा क्या होगा, दिस इज ए बाई अपॉन ए एंड ए बाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज वंस अगेन द सेम। और इसको आप अनदर रेशो मान सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन की, दिस इज डिनोटेड बाई एम। देन वी हैव कॉस गामा ए जेड अपॉन ए, दिस इज ए जेड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल रिमेन द सेम इन ऑल द केसेस एंड दिस इज इक्वल टू एन। यदि आप इसको स्क्वायर और ऐड करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा। यदि आप इनको साइड को स्क्वायर करोगे यू विल फाइंड दैट दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस पार्ट इज ए स्क्वायर एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो ए स्क्वायर, देन दिस इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट हम दो वेक्टर्स का कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। शॉर्टकट रिवीजन ऑफ द कंप्लीट चैप्टर। आपके पास दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपके पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका यदि डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो ए बी कॉस थीटा होगा। इसका मतलब हमने समझना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। नाउ जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बेसिकली क्या है, आपने बी वेक्टर को जब ए वेक्टर के डायरेक्शन में लिखना है तो उसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। टू रिप्रेजेंट वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर तो उसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपके पास जो ये वाली साइड है ये आ जाएगी बी कॉस थीटा। दिस मीन्स दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, दैट इज व्हाट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर मीन द सेम एंड द कंपोनेंट ऑफ द बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यदि हम ऐसा लिखें बी वेक्टर डॉट ए, दिस इज इक्वल टू बी एंड देन ए कॉस थीटा। सो हियर इन दिस केस बी वेक्टर विल रिमेन द सेम and the component of A in the direction of B. So this is what we will try to understand like this. So AB cos theta and BA cos theta. So then we have, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास है यदि हमने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सो ये रहा कंपोनेंट, किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं,
ए वेक्टर का आप लिख सकते हो उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप, बाई कंपोनेंट जे कैप, जेड कंपोनेंट एंड के कैप। बी वेक्टर को उसकी कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बी एक्स, एक्स कंपोनेंट आई कैप, बाई कंपोनेंट जे कैप एंड जेड कंपोनेंट के कैप। यदि हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो हम एक फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर देंगे। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऐसे इस्तेमाल करते हैं, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। इस सभी को हम वन इस्तेमाल करेंगे और वन इस्तेमाल करने के बाद हम क्या देखेंगे कि जब ए एक्स को सीधा बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आई डॉट आई वन हो जाएगा। यू सर्वाइव विद ए एक्स वी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। इसमें हमने इस्तेमाल क्या किया, यूजिंग आई डॉट आई जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के एंड ऑल आर इक्वल टू वन। सो इसमें यदि आपने निकालना है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, नाउ हमारे पास है ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो ये रहा आपके पास, देखिए कॉस थीटा। जब आप ए डॉट बी निकालेंगे तो आपने यहाँ देख लिया ये आता है ए एक्स बी एक्स, ए बाई बी बाई, ए जेड बी जेड, इसको हमने यहाँ इस्तेमाल किया। अकेले ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इतना आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना आएगा। नाउ आगे हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है आपको समझने के लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बी अलोंग ए। यदि बी वेक्टर को आपने जस्ट ए की डायरेक्शन में लिखना है तो उसका मतलब क्या होगा, ये देखिए आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं। ये रहा हमारे पास वेक्टर ए, ध्यान से समझना है, और ये रहा हमारे पास वेक्टर बी, और दोनों थीटा एंगल के ऊपर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। आपने देखना है कि इसका पैरेलल कंपोनेंट निकालना है आपने, मतलब द कंपोनेंट ऑफ द बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सो वो क्या होना चाहिए, जस्ट वन कंपोनेंट बी, वो पैरेलल कंपोनेंट को हमने ढूंढना है। तो हम इसको लिख सकते हैं v इंटू वन कॉस थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब इसको आप डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दीजिए। जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वन को आप कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए। तो जो कॉस थीटा है वो डॉट प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा और इससे खुल के आएगा, ये देखिए बी इंटू वन कॉस थीटा। यदि हम इस पार्ट को खोलते हैं आगे डायरेक्शन ए की वैसी रह जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरीके से यदि परपेंडिकुलर कंपोनेंट यदि आप ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ए के जो परपेंडिकुलर होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए आपके पास होता है, अब पैरेलल कंपोनेंट को यदि आप वेक्टर से हटा देंगे आपके पास होगा बी वेक्टर जो है बेसिकली क्या होगा, बी पैरेलल कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ऐसे ही होगा, इट इज सम ऑफ द टू। सो हमें यदि बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर में से उसका पैरेलल कंपोनेंट घटा देंगे, तो आपके पास आ जाएगा बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस बी पैरेलल कंपोनेंट। तो आप यहाँ लिख सकते हो बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। सो दिस इज बी perpendicular component. So this is how we can find the perpendicular component of this. So now we go ahead. Now we will go ahead. हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है, जैसे ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकालना है। तो इसका जो आंसर आएगा ए बी साइन थीटा और एन कैप। तो यहाँ जो डायग्राम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से समझना आपने कि यदि मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, और आप इनको ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, तो आप इसको फिंगर को कर्ल करके ऐसे ऐसे करके, ऐसे फिंगर को कर्ल करके आपका अंगूठा जिस डायरेक्शन में चला जाएगा उस डायरेक्शन में इम्पैक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। तो आपने देखा कि यहाँ ए वेक्टर है और इस डायरेक्शन में जैसे आपने फिंगर्स को घुमाया हुआ है, यहाँ इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जो इम्पैक्ट होगा ए क्रॉस बी का, जो
यूँ कहूँ कि फाइनल आंसर की जो डायरेक्शन होगी तो वो होगी अंगूठे की डायरेक्शन में। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखिए ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में है? दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय बोथ ए एंड बी। तो ए एंड बी के जो परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा ये उस डायरेक्शन में चला जाएगा। यदि आप ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिए, सिंपल सी बात है। आप देखिए ए वेक्टर को आपने लिखा, हम ऐसा लिखते हैं, ए वेक्टर को आपने लिखा उसके कंपोनेंट में लिख दिया, तो ये हुआ उसका एक्स कंपोनेंट, ये उसकी डायरेक्शन, ये उसका बाई कंपोनेंट, ये उसकी डायरेक्शन, ये उसका जेड कंपोनेंट, ये उसकी डायरेक्शन। इसी तरीके से आपने बी वेक्टर लिखा, एक्स कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन, दिस इज बाई कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन, ये जेड कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप इसके कोफिशिएंट को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे एंड के। और यहाँ इनके कोफिशिएंट्स को लिख दीजिए, ए एक्स, ए बाई और ए जेड। यहाँ आ जाएगा बी एक्स, दिस इज बी बाई एंड बी जेड, राइट। उसके बाद आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसा करेंगे, जब आई कैप को करेंगे तो यहाँ आप लिख देंगे आई कैप और ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बाई बी जेड माइनस ए जेड बी बाई, बीच वाले को आप माइनस ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा, आप इसको ब्लॉक कर देंगे, जहाँ जहाँ भी जे रो एंड कॉलम में इन्वॉल्व है उसको हटा देंगे, आपके पास बचेगा ए एक्स और बी बाई, ये और ये आएगा, और दूसरा माइनस बी एक्स ए जेड आएगा प्लस के कैप। अब के वाले इस रो और कॉलम को आप हटा देंगे, आपके पास बचेगा ए एक्स बी बाई माइनस ए बाई बी एक्स। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और के बाद बी क्रॉस ए यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो वो नेगेटिव साइन में चला जाएगा। इसको आप खुद करके देख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। आगे आप समझना है आपको, नेक्स्ट फार्मूला जो है हमारे पास, यदि आप ऐसा करते हैं, ये बड़ा सिंपल आप समझ जाएंगे। ए क्रॉस बी आपने निकाला तो किस डायरेक्शन में चला जाएगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन चला जाएगा। और यदि आप उसका आगे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ए वेक्टर के साथ, या फिर आप ऐसा करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसका डॉट निकालते हैं बी वेक्टर के साथ, तो दोनों का आंसर जीरो कैसे हो जाएगा, इसको आपने समझना है। देखिए आप करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद इसका आंसर चला जाएगा इस डायरेक्शन में। अब देखिए ये इस साइड के साथ भी 90 डिग्री के एंगल पर है डॉट प्रोडक्ट में, इसके साथ भी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है, और कॉस 90 दोनों केसेस में जीरो हो जाता है, इसलिए इसका जो नेट आंसर है वो जीरो हो जाएगा। ओके, अब हम आगे समझते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपको समझने के लिए। यहाँ चलते हैं, देखिए आपके पास है आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे को आपने इसको टर्म्स को बड़ी जल्दी कैसे समझना है। देखिए आप आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, इन दोनों को लीजिए का क्रॉस करिए, तीसरा आंसर आ जाएगा। फिर आप क्या करिए, जे क्रॉस के करिए, जे क्रॉस के करिए, आई आ जाएगा। अगली बार क्या करिए, के क्रॉस आई करिए इज इक्वल टू जे आ जाएगा, राइट। और आगे हम चलते हैं, इस पार्ट में चलते हैं, ये तीन फार्मूलाज कैसे आएंगे। अब आप एक मिस कर दीजिए बीच में, आई ये मिस, आई क्रॉस के इज इक्वल टू, जो मिसिंग पार्ट है, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे आएगा। दूसरे केस में जे ये मिस क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ मिस्ड पार्ट, तो क्या हुआ, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के। अगले केस में करिए, अब अगला मिस कर देंगे आप, के यहाँ ये मिस हो जाएगा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई। सो इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम कुछ फार्मूलाज और हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, यदि आपको डिफरेंशियल निकालना है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ ए डॉट बी। तो आप पहले फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव लेंगे, डॉट प्रोडक्ट,
सेकेंड वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस फर्स्ट वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड वेक्टर। उसके बाद यदि आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी टी और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड वेक्टर प्लस फर्स्ट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड वेक्टर। आगे है आपको जो ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज करने में, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो इसको आप बड़े कंफर्टेबली समझें। ये देखिए, ये रहा आपके पास एक डायग्राम, ये रहा आपका डायग्राम। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक हम पोजीशन चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने चूज़ कर दिया पॉइंट ए। अब इस पॉइंट का एड्रेस है x1, y1, z1 और यहाँ से इसकी शुरू में इसकी लोकेशन कहाँ है, शुरू में इसका एड्रेस ये है, ये r1 वेक्टर दूर है और उसके बाद आपका जो पार्टिकल है वो ऐसे डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसका एरो यहाँ टेल रहेगा, यहाँ से यहाँ चला गया तो ये बी वेक्टर हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा। आप यहाँ बैठे हैं और आप यहाँ से इसको देख रहे हैं तो ये डिस्टेंस है r2 वेक्टर। आपको ढूंढना है कि आप यहाँ से यहाँ तक r वेक्टर डिस्टेंस कवर करके b पॉइंट तक पहुँचे और ये r वेक्टर कितना है। अब देखिए यहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगाते हैं, जो वेक्टर सेम ऑर्डर में होंगे वो जुड़ जाएंगे। मीन्स r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर जुड़ जाएंगे और ये r2 वेक्टर के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आपको, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो r वेक्टर क्या होना चाहिए, r2 वेक्टर में से आप r1 वेक्टर को घटा दीजिए। अब एक वेक्टर का एड्रेस कैसे लिखा जाता है, यदि मान लो ये डिस्टेंस O से लेके A का डिस्टेंस जो है वो r वेक्टर है, r1 वेक्टर है, बट वो अपने कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा r1 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये 1 है 1 और z1 k कैप। तो इसी तरीके से r2 वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, इसका जो एड्रेस है वो x2 y2 एंड z2, तो यहाँ लिख दीजिए, क्या आ जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप। तो अब उसके बाद आप इसको घटा सकते हैं। आगे वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सिंपल है। इससे जो न्यू वेक्टर बनेगा उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालना भी आसान है। तो स्क्वायर ऑफ देयर कंपोनेंट्स हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है लेमी थ्योरम को पढ़ना। ये आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये देखिए, ये थ्योरम क्या कहती है, इसको बड़े सिंपली आपको समझना है। हम यहाँ इस पार्ट को अब रिवाइज करेंगे क्विकली रिवीजन के अंदर। लेमी थ्योरम ये कहते हैं कि यदि आपके पास, देखिए, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो हमेशा ऐसे होंगी। एक का पॉइंट ए और ये बी और ये सी हो गया। यहाँ ए पॉइंट के ऊपर एंगल है ए, बी पॉइंट के ऊपर एंगल है बी और सी पॉइंट के ऊपर एंगल है सी। और इसका जो मैग्नीट्यूड है इस साइड का, ये है ए और इसके ऑपोजिट बी और बी सी के ऑपोजिट सी हो जाएगा। तो लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, लॉ ऑफ साइन में ये साइन ऑफ ए बटा ए, आगे साइन बी बटा बी, साइन बी बटा बी और साइन सी बटा सी हो जाएगा। ये देखिए, साइन सी बटा सी, ये जो रेशो है इसी को हम लॉ ऑफ साइंस कहते हैं। इसकी एक और एप्लीकेशन आप कर सकते हैं बड़े कंफर्टेबली। तो ये देखिए, 3 फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, 3 फोर्स जो एक जगह काम कर रहे हैं। इसमें देखिए कि इस फोर्स को हम फॉर एग्जांपल F1 कह देते हैं और इसको F2 कह देते हैं, इसको F3 कह देते हैं। ये एंगल θ1 है और F2 के ऑपोजिट जो है वो θ2 है और F3 के ऑपोजिट जो है वो θ3 है। सो आप कैसे लिखेंगे इसको, रेशो को कैसे बनाएंगे,
F1 बटा, ये भी लॉ ऑफ साइन के अंडर आएगा। ये देखिए F1 और साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ थीटा 1, अब ये एंड साइन ऑफ थीटा 2, सॉरी F2 अपॉन साइन ऑफ थीटा 2। अब कॉमनली आप समझ जाएंगे F3 क्या होना चाहिए, साइन ऑफ थीटा 3। सो दिस इज also the law of sines, so you can use it in the numerical problem to solve these so quickly. आगे आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो दिस इज इजी फॉर यू, you can see and can do it at your own. पैरेललोग्राम में एरिया कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी आप निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, आप एरिया निकाल सकते हैं। यदि दो पैरेलल वेक्टर होते हैं, पैरेलल वेक्टर के बीच में क्या होता है, एंगल ज़ीरो होता है, तो ए क्रॉस बी ज़ीरो होगा, तो साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। और ए डॉट बी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे, तो कॉस 90 जो थीटा 90 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी उसका ज़ीरो आना चाहिए। और कोप्लेनर वेक्टर कैसे होंगे, देखिए कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या आएगा, तीनों ही वेक्टर एक प्लेन में होंगे, ये देखिए कॉमन प्लेन होगा उनका, तो ये आपके पास हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर। और अब बी क्रॉस सी यदि आप निकालेंगे, और यदि उसके बाद जो ए वेक्टर है वो इधर नहीं है, इसी प्लेन में है कहीं, तभी इसका आंसर जीरो आ सकेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द कोप्लेनर वेक्टर्स। इसी तरीके से आप लॉ ऑफ साइंस कर सकते हैं आगे। लॉ ऑफ साइन इज सो इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, दिस सेम डायग्राम मैंने जो एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। आपने इसको ध्यान से क्या देखना है इसमें, कि यहाँ बन रहे हैं एंगल, एंगल एट दिस पॉइंट इज ए, एंगल एट दिस पॉइंट इज बी, एंगल एट दिस पॉइंट इज सी, राइट। तो आप क्या करें कि जो ये साइड आपको निकालना है ए, इसका स्क्वायर करेंगे। अब इसके जो अपोजिट, जो इस साइड को जो दो साइडें बना रही हैं, उनके मैग्नीट्यूड का आप स्क्वायर कर दीजिए। ये देखिए इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, इसको अपना निकालना है। और यहाँ से निकलती जो दो साइडें यहाँ एंगल बना रही हैं, वो एंगल ए हो जाएगा, उसको लेंगे और इन दोनों साइडों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से -2bc इस एंगल को घटा देंगे, कॉस ऑफ दिस, इसलिए इसको लॉ ऑफ कोसाइन बोलेंगे। और दूसरे केस में देखिए, अब आपको ये बी साइड का स्क्वायर करना है, तो इसको ये दो साइडें बना रही है, ओके, और ये इसके ऑपोजिट एंगल है। ये देखिए अब देख लीजिए बी स्क्वायर निकलेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac कॉस बी होना चाहिए, सिंपल। आगे हम चलते हैं, यदि हमने इस साइड को निकालना है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको कौन दो साइडें बना रही हैं, ये बी और ए, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से -2ab और साइन सी को घटा देंगे। सो दिस इज द लॉ ऑफ कोसाइन, यू कैन अप्लाई इट सो कंफर्टेबली। कई बार आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपके पास आ जाता है सम ऑफ एन टर्म्स करने के लिए, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी है, हम उसको रिवाइज कर ले। दिस इज n इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ द फर्स्ट n स्क्वायर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल एक्सपेंशन की भी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज 1 प्लस x की पावर n, सो दिस इज 1 प्लस nx, n इंटू n माइनस 1/2x स्क्वायर। इसी तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। और हायर ऑर्डर टर्म्स यदि आपकी कैलकुलेशन में आती हैं तो आप उनको डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से 1 माइनस एक्स की पावर n, तो यहाँ आप x की जगह -x पुट कर दीजिए, तो पहले तो आएगा 1 माइनस nx, तो यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए थर्ड टर्म जो है आपकी माइनस हो जाएगी। आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की भी आपको कई न्यूमेरिकल्स में ज़रूरत पड़ती है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r होगा। यदि n इसमें इनफाइनाइट हो जाता है तो यू आर लेफ्ट विद a अपॉन 1 माइनस r। So this is all about the quick revision of this chapter vector. I hope that you will find it so easy and useful. Thank you very much.